दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई एक और कहानी तिजारत का नया तरीका का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मुंशी उल्फत राय के शराब के नशे में तिमंजले से उड़ने की कोशिश करने पर वहां से गिरकर मर जाने की सूचना तार द्वारा जिस समय उनके एकमात्र सुपुत्र तथा उत्तराधिकारी मुंशी खुशबख्त राय उर्फ मिस्टर के राय के पास आई, उस समय वे एक एंग्लो इंडियन गर्ल के कारण एक टामी से पिटने के बाद अस्पताल से मरहम पट्टी करवाकर अपने कमरे में दर्द से कराह रहे थे। इतवार का दिन था। मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ ब्रिज खेल रहा था। नौकर ने आकर इतला दी कि मिस्टर के राय ने मुझे सलाम भेजा है और मुझे उठना ही पड़ा। वहां से उठना कुछ अखरा, पर क्या करता। खुशबख्त राय मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र थे। मुझे देखते ही खुशबख्त राय ने तार मेरे सामने फेंक दिया। तार मैंने पढ़ा। मुख कुछ गंभीर हो गया, स्वर कुछ भारी। मैंने कहा, अरे दोस्त, मुझे सख्त अफसोस है। एक हल्की मुस्कुराहट खुशबख्त राय के मुख पर आई। अफसोस की कोई ऐसी बात तो नहीं है, जो होना था वही हुआ। आखिर बाबूजी को मरना तो था ही। बीमार होकर महीनों चारपाई पर कराह कर तिल तिल कर मरने की जगह कुछ क्षणों में ही उनके प्राण निकल गए। यह उनके लिए अच्छा हुआ। मैंने कहा, यह तो ठीक है, पर तुम अनाथ हो गए। सारा उत्तरदायित्व अब तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। पिता की मृत्यु तो लड़के के लिए बहुत बड़ी विपत्ति है, पर खुशबख्त राय पर उसका कोई असर न हुआ। ठीक कहते हो, पर किया क्या जाए। आखिर एक दिन तो घर का उत्तरदायित्व मुझ पर आना ही था। कल की जगह वह आज ही मुझ पर आ गया। और देखो सुरेश, उत्तरदायित्व एक अयोग्य आदमी से उतरकर योग्य आदमी पर आ गया है। यह भी कुछ बुरा नहीं है। खुशबख्त राय ने जो कुछ कहा उसमें सत्य का कुछ अंश अवश्य था। मुंशी उल्फत राय ने अपने पिता से 2 गांव 16 आने, एक बड़ी हवेली, एक फीटन और 15,000 रुपये नगद पाए थे। अपने 20 वर्ष के शासनकाल में उनके दोनों गांव बिक गए थे। 15,000 रुपया उड़ गया था तथा फीटन टूट गई थी। पर मुझे इसमें शक था कि उल्फत राय और खुशबख्त राय, इन दोनों में अधिक योग्य कौन है। मैं कुर्सी पर बैठ गया, सर झुकाए हुए, उसी तरह जिस तरह कोई मातम पुरसी करने वाला बैठता है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद खुशबख्त राय ने कहा, भाई सुरेश, मैं समझता हूं कि मुझे घर जाना चाहिए, और तुम देखते हो कि मैं उठने के काबिल नहीं हूं। इसीलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। यह बात मेरी समझ में जरा कम आई। मैंने कहा, भाई देखो, यूनिवर्सिटी का भी बहुत कामकाज करना है। फिर आज शाम को मिस का डांस है और कल लोफर्स मनलाइट में बोटिंग क्लब की बैठक है, और परसों है, हाँ, स्टेशन तक चलकर तुम्हें गाड़ी पर लाद अवश्य दूंगा। पर खुशबख्त राय को उस समय तुलसीदास की एक चौपाई याद आ गई, जो मैंने उससे 10 रुपये मांगने के समय, ये 10 रुपये मैं ब्रिज में हारा था, और अगर उसी समय मैं न दे देता तो मेरी इज्जत जाती रहती। और दुर्भाग्यवश मेरे पास रुपए थे नहीं। उनको सुनाई थी, और जिसको सुनते ही उन्होंने 10 रुपये का नोट मुझे दे दिया था। उन्होंने मेरे ही स्वर में चौपाई पढ़ी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिहें चारी। इस चौपाई को सुनते ही मैं निरुत्तर हो गया। मुझे उनके साथ उनके घर तक जाना ही पड़ा। मुंशी उल्फत राय की बीबी, अथवा यूं कहिए कि मिस्टर के राय की माता का देहांत बहुत दिन पहले हो चुका था, और खुशबख्त राय की बीवी अपने मायके में थी। घर में मुंशी उल्फत राय की मृत्यु पर रोने वालों में सिवाय एक चमारिन के, जिसको 5 वर्ष पहले मुंशी उल्फत राय ने घर में डाल दिया था, और कोई न था। और वह चमारिन भी मुंशी उल्फत राय की मृत्यु पर रो रही थी, या उस घर से अपने निकाले जाने की आशंका पर रो रही थी,
यह कहना कठिन है। मैं दूसरे दिन सुबह ही लौट आया और अपने कामकाज में लग गया। हाँ, खुशबख्त राय की अनुपस्थिति मुझे ही क्या, हम लोगों की पार्टी को बुरी तरह खर रही थी। पर करते क्या, मजबूरी थी। इतना निश्चय था कि 13 दिन तक वे किसी तरह नहीं आ सकते, और 13 दिन भी बीत गए। मुंशी खुशबख्त राय तो नहीं आए। उनका एक पत्र अवश्य आया। उसमें उन्होंने लिखा था कि जायदाद का हिसाब वे समझ रहे हैं, अभी कुछ दिन घर में और ठहरना होगा। यह घटना जनवरी की थी। फरवरी आई और निकल गया। मार्च आया और निकल गया। एमए की परीक्षा शुरू होने वाली थी। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई जोरों पर थी। एक दिन क्या देखते हैं कि मिस्टर के राय का तांगा बोर्डिंग के फाटक पर रुका। दौड़कर हम लोगों ने उनका स्वागत किया। बहुत दिनों से बिछड़े हुए मित्र गले मिले। सूचित होकर जब मिस्टर खुशबख्त राय बैठे, तब मैंने उनसे पूछा, कहो भाई, क्या इस साल परीक्षा देने का विचार नहीं है? नहीं। क्यों? खुशबख्त राय मुस्कुराए। परीक्षा देकर क्या करूंगा? एमए पास करके कौन सी नौकरी मेरे वास्ते रखी है? 40-50 रुपए की क्लर्की से तो भूखे मरना अच्छा है। तो फिर करोगे क्या? एक अजीब शान के साथ मिस्टर खुशबख्त राय ने अपनी जेब से अपना पर्स निकालकर अपने सामने रख लिया। हम करेंगे क्या? तिजारत जनाब। जो हवेली मेरे वालिद साहब ने मेरे वास्ते छोड़ी थी, वह अभी कर्ज से लदी हुई थी। 20,000 में मैंने वह बेच दी। 20,000 में से 10,000 तो कर्ज वाले ले गए, और 10,000 में से 5,000 मेरी बीबी ले गई। रह गए 5,000। सो जनाब, वह मेरे पर्स में है। तिजारत करने निकला हूं। थोड़ी देर तक चुप रहकर उन्होंने फिर कहा, और सुरेश, तिजारत से ही आदमी अमीर हो सकता है। नौकरी करके आप करोड़पति नहीं बन सकते। तिजारत करो, और हम पढ़े लिखे लोग तिजारत करना नहीं चाहते, इसीलिए तो बेकारी बढ़ रही है। फिर मैं कहता हूं कि अगर ये निरक्षर मारवाड़ी लाखों रुपए तिजारत से पैदा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं इसमें सफल हो सकता, जबकि मैं काफ़ी शिक्षित हूं। और तीसरे दिन मिस्टर खुशबख्त राय कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। एमए पास करके मैंने वकालत पढ़ना आरंभ किया। 1 वर्ष बीत गया, पर मिस्टर खुशबख्त राय का कोई पता न चला। पहले तो कुछ दिनों तक पत्र व्यवहार हुआ, और अंतिम सूचना मुझे यह मिली थी कि उन्होंने किसी विदेशी फर्म की एजेंसी ले ली। इसके बाद क्या हुआ यह मुझे मालूम न था, पर उससे जानने को मैं बड़ा उत्सुक था। और फिर एक दिन मिस्टर खुशबख्त राय लफे फदे हॉस्टल पहुंचे। उन्हें देखते ही मैं उछल पड़ा। नौकर से उनका सामान मैंने अपने कमरे में रखवाया। इस बार मिस्टर खुशबख्त राय कुछ अधिक तंदुरुस्त थे। कपड़े अधिक कीमती और बिल्कुल अप टू डेट थे। मुख पर ललाई थी और आंखों में चमक, और मैंने समझ लिया कि मिस्टर खुशबख्त राय व्यापार में फले फूले हैं। दिन भर गपबाजी होती रही। रात के समय एकांत में हम दोनों अपने अपने सुख दुख की बातें करने बैठे। मैंने पूछा, कहो भाई, कलकत्ता में कैसी बीत रही है? मिस्टर खुशबख्त राय का मुख उतर गया। यार, कलकत्ता तो छोड़ आया। अरे, आश्चर्य से मैंने पूछा। हाँ, दुनिया बड़ी बेईमान है, और कलकत्ता तो बेईमानों का घर है। एक आदमी के साझे में एजेंसी ली थी। एजेंसी का कामकाज यह देखता था, और मैं जरा कलकत्ता की रंगत देखने में लग गया। साल भर बाद उसने जब हिसाब किताब बताया, तो मालूम हुआ कि 8,000 रुपये का घाटा आया। उस 8,000 में से 4,000 मेरे और 4,000 उसके थे। अब वह बोला कि 4,000 और दो तो काम चले, और मेरे पास तुम जानते ही हो कि कुल 5,000 रुपये ही थे। यार, यह तो बहुत बुरा हुआ, मैंने गंभीर होकर कहा। खुशबख्त राय मुस्कुराए। ऐसा कोई बुरा भी नहीं हुआ। साला बेईमानी कर गया, क्योंकि वह अकेले अब एजेंसी लिए हुए है। लेकिन इससे मैं यह जान गया हूं कि दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ सीखा ही। अब जो व्यापार करूंगा उसमें मेरा अनुभव मेरी सहायता करेगा। लेकिन तुम्हारे पास रुपया कहाँ है जो तुम व्यापार करोगे? अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए मैंने पूछा। खुशबख्त राय का मुख उतर गया। हाँ यार, यह तो ठीक कहते हो, पर एकाएक मुख खिल उठा। अरे, अभी 1,000 तो मेरे पास है। कोई छोटा काम आरंभ करूंगा।
वह बढ़ते बढ़ते बड़ा काम हो जाएगा। फिर यह सोचा गया कि खुशबख्त राय अब कौन काम करें। किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंच सके। एकाएक खुशबख्त राय कुर्सी से उछल पड़े। आ गया, एक बारगी अच्छा काम समझ में आ गया। क्यों न यूनिवर्सिटी में एक रेस्तरा खोलें। और रेस्तरा खुल गया बड़ी शान से। ओपनिंग सेरेमनी में दावत हुई, गाना बजाना हुआ और बड़े जलसे रहे। महीने भर के अंदर ही रेस्तरा चल निकला। मैंने वकालत पास की और अपने घर चला गया। मिस्टर खुशबख्त राय का रेस्तरा जोरों के साथ चल रहा था और मुझे प्रसन्नता यह थी कि साल भर के अंदर ही वे अपने काम में सफल हुए। पर कन्वोकेशन के समय जब मैं आया तब अचानक एक अजीब दृश्य देखने को मिला। मिस्टर खुशबख्त राय के रेस्तरा के सामने भीड़ लगी थी। भीतर मिस्टर खुशबख्त राय उदास बैठे थे और उनको घेरे खड़े थे 5-6 आदमी, बही और अकाउंट बुक के साथ। बाहर एक आदमी डुग्गी बजा रहा था और भीतर 2 नौकर दुकान का सामान हटा रहे थे। मुझे देखते ही मिस्टर खुशबख्त राय की जान में जान आई। तपाक के साथ वे उठे। मुझे उन्होंने कुर्सी पर बैठाया। मैंने पूछा, यह क्या है? मिस्टर खुशबख्त राय का स्वर दृढ़ हो गया। है क्या? वे लोग सबके सब बेईमान। इतना कहा कि भाई अपना हिसाब किताब ठीक बनाओ, लेकिन मानते ही नहीं। दूना और चौगुना तो हिसाब बनाए हुए हैं और मेरा रुपया उधार में फंसा है। भला बतलाओ, मैं दूं तो कहां से? अब आए हैं दुकान नीलाम करवाने, ले जाएं साले, क्या लेंगे? कुछ चीनी के और कुछ टीन के बर्तन, यही ना? और चलो तुम अच्छे आ गए, मैं तो यहां से जाने ही वाला था। यह दुकान है सो लो, क्रेडिट बुक है सो लो और भुगतो बाबा। मैं बाज आया और यह कहते हुए उन्होंने शान से अपना हैट लगाया और मेरा हाथ पकड़े हुए दुकान के बाहर आ गए। मैं उनके घर आ गया। वहां बैठकर मैंने उनसे बातें की। अपनी सारी कथा आदि से अंत तक उन्होंने मुझे सुना डाली। किस प्रकार यूनिवर्सिटी के लड़कों ने उनको दाम नहीं दिए, किस प्रकार उन्होंने मुरव्वत में रुपयों का तकाजा नहीं किया, किस प्रकार उन पर मुकदमे चले, किस प्रकार उन पर डिग्रियां हुई और किस प्रकार उनकी दुकान कुर्क हुई। अब क्या करोगे? मैंने पूछा। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अब की बार ऐसा व्यापार करूंगा जिसमें मुझे घाटा हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन सा व्यापार है? यह न पूछो, बस इतना जानना काफी है कि व्यापार करूंगा, नौकरी नहीं। और व्यापार करने के लिए रुपया? अरे हाँ, यह तो भूल ही गया था। मिस्टर खुशबख्त राय कुछ विचलित हुए, पर शीघ्र ही वे सुव्यवस्थित होकर बोले, दोस्त, 100 रुपया तो मेरे पास है, 400 रुपया और चाहिए। अगर तुम उधार दे सको तो मैं 3 महीने के अंदर ही तुम्हें लौटा दूंगा। मैं मुस्कुराया। खुशबख्त राय के कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, यार, रुपया वापस करने की तो बात छोड़ो, क्योंकि हम दोनों के बीच कभी वापस करने का अवसर नहीं रहा। हाँ, 400 रुपया मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूं, एक शर्त पर, कि फिर तुम आगे मुझसे और कुछ न मांगोगे। मेरी बात खुशबख्त राय को कुछ बुरी लगी। उनका मुख तमतमा उठा। सुरेश, तुम बड़े कमीने आदमी हो। तुम्हारे 400 की जगह मैं तुम्हें 4000 रुपया वापस करूंगा, समझे? किसी तरह मैंने खुशबख्त राय को शांत किया। 400 रुपये मैंने उन्हें दे दिए। कचहरी से लौटते समय मैंने अपनी कार सराफे में बढ़ा दी। मेरी बीबी जिद पकड़ गई थी कि अपनी कमाई से एक गहना मैं उसे बनवा दूं, और वहां मैंने देखा कि एक दुकान पर भीड़ जमा है। एक अप टू डेट जेंटिलमैन को पकड़े हुए 4-5 आदमी बैठे हुए हैं और बीच बीच में लोग उस जेंटिलमैन को एक आध धाप भी रख देते हैं। मैंने कार रोक दी और पूछा, क्या है? एक आदमी बोला, वकील साहब, जाली सिक्के चला रहा है। पुलिस में खबर तो भिजवा दी है, लेकिन पुलिस के आने तक इनकी थोड़ी सी मरम्मत हम ही लोग कर रहे हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि जो सज्जन पीट रहे थे वे मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र मिस्टर खुशबख्त राय थे। मैं कार से उतर पड़ा। खुशबख्त राय मुझे देखते ही उछल पड़े। एक झटके में उन्होंने अपने को 4-5 लोगों से छुड़ा लिया। तनकर वे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मिस्टर सुरेश आप हैं। देखिए, ये लोग एक शरीफ परदेसी की इज्जत बिगाड़ रहे हैं। एक तो मेरे रुपयों को जाली कहकर छीन लिया और ऊपर से मुझे मार रहे हैं। दुकान वाले ने मुझसे कहा, वकील साहब, देखिए ये जाली रुपए हैं या नहीं। यह कहकर
उसने 200 रुपये मेरे सामने रख दिए। खुश वक्त राय गरज उठे, ये रुपये मेरे नहीं हैं। खुद जाली रुपये बनाता है और मेरे रुपये दुकान में रखकर कहता है कि मैंने जाली रुपये दिए, आने दो पुलिस को। और इतना कहकर तेजी के साथ अंग्रेजी में वे मुझसे मेरी क्षेम कुशल पूछने लगे। दुकान वाला घबराया। मैंने भी अब मौका देकर कहा, अच्छा अब क्या है, पुलिस को बुलाना बेकार है, तुम दोनों ही फंसोगे। दुकान वाले ने शक पकाते हुए कहा, तो वकील साहब अब बतलाइए क्या हो क्या? तुम उनके रुपए उनको दे दो और वे चले जाएं। काफी कहा सुनी के बाद खुश वक्त राय अपने जाली रुपए लेकर वहां से हटे। कार पर उन्हें बिठलाकर मैं अपने घर लाया। कार पर मैंने खुश वक्त राय से पूछा, ये जाली रुपए लेकर क्यों घूम रहे हो? जानते हो उसमें तुम्हें सजा हो सकती है। यार क्या बतलाऊं, तौल में कुछ गलती हो गई। कैसी तौल? मैंने आश्चर्य से पूछा। बड़े इत्मीनान के साथ मिस्टर खुशबख्त राय ने कहा, आजकल मैं रुपया बनाने का रोजगार कर रहा हूं। कुछ पैदा किया? मैंने पूछा। नहीं, अभी तक तो सिर्फ मेरा ही खर्च निकल रहा है, और वह भी बड़ी मुश्किल से। इन रुपयों को निकालने वाला एजेंट जब तक नहीं मिलता तब तक वह काम अधिक नहीं चल सकता। थोड़ी देर तक रुक कर उन्होंने फिर कहा, और अगर आज तुम न आ गए होते तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। भाई, आज के अनुभव के बाद से यह काम भी छोड़ना जरूरी हो गया। फिर अब क्या करोगे? मैंने पूछा। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद मिस्टर खुशबख्त राय मेरे मकान पर आए। उस दिन वे बड़े प्रसन्न दिखते थे। बातचीत होती रही। एकाएक उन्होंने मुझसे कहा, सुरेश, पैसा पैदा करने का एक बड़ा सुंदर तरीका मैंने ढूंढ निकाला है। वह क्या है? देखो, कल यहाँ के सबसे बड़े सेठ से मैं मिला। मैंने उनसे कहा कि 1 हफ्ते के अंदर 5,000 रुपया मुझे दे दो, नहीं तो उसके बाद शहर के किसी भी चौराहे पर मैं तुम्हें 5 जूते मारूंगा। तो तुम क्या समझते हो कि वह तुम्हें 5,000 रुपया दे देगा? क्यों नहीं? अगर उसे इज्जत बचानी है तो वह शर्तिया देगा, और अगर न दे तो मैं उसको 5 जूते जरूर मारूंगा, और वह भी ठीक चौराहे पर, जहां सब लोग देख सके। तो उसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अरे जेल जाने से क्या हुआ? जहां महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल जैसे बड़े आदमी जेल जाते हैं, वहां मुझे जेल जाने में क्या आपत्ति? वे लोग तो राजनीतिक कारणों से गए हैं, और मैं भी तो राजनीतिक कारणों से ही जाऊंगा। जानते हो कि मैं सोशलिस्ट हूं। मैं धन के बराबर बंटवारे में विश्वास करता हूं। सेठ के पास अधिक रुपया है और उसे इतना रुपया रखने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी सफलता के लिए मेरी शुभकामना। यह कहकर मैं हंस पड़ा। और 15 दिन बाद मिस्टर खुशबख्त राय कचहरी में हाजिर किए गए। उन पर अभियोग था कि चौराहे पर उन्होंने सेठ को 5 जूते मारे। अपने सबसे घनिष्ठ मित्र की पैरवी मुझे ही करनी पड़ी। अदालत में मिस्टर के राय ने सोशलिज्म पर एक लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया, और मजिस्ट्रेट ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें 6 महीने के लिए सरकारी मेहमान बना लिया। जिस समय मिस्टर खुशबख्त राय जेल जा रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा, सुरेश देखना, 6 महीने बाद जब मैं उस सेठ से कहूंगा कि अब की रुपया दो या बीच चौराहे पर फिर 5 जूते मारूंगा, तो इस बार वह शर्तिया रुपये दे देगा। समझे? और देखो, पत्रों में मेरा बयान प्रकाशित करवा देना। 3 महीने बीत चुके हैं, और 3 महीने बाद मिस्टर खुशबख्त राय जेल से बाहर आएंगे। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखूं कि इस बार उनको सफलता मिलती है या नहीं। यदि उनको सफलता मिल गई तो दुनिया को रुपया पैदा करने का एक बहुत ही नया और सरल उपाय मालूम हो जाएगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई एक और कहानी, तिजारत का नया तरीका, का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा, कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।